प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत विषय बहुत ही ज्यादा परेशान करने वाला है, केवल हमें नहीं, केवल भारत को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को। पूरी दुनिया में व्यापारिक जगत सदमे के दौर से गुजर रहा है। वो तमाम देश जो अपने आप को आत्मनिर्भर बताते थे, वो तमाम देश जो मौके मौके पर अपनी नीतियों की प्रशंसा करते हुए नहीं आगाते थे, वो देश जो समय समय पर अमेरिका को क्या हैसियत है ये बात कहा करते थे, उन सबको इस समय अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है। अमेरिका में निजाम बदला, डोनाल्ड ट्रंप ने 4 साल के बाद में सत्ता में वापसी की और वो अमेरिका को अपने अनुसार चलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनके चलाने की कोशिशों के चलते बाकी सारे देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई है। डोनाल्ड ट्रंप, जिनका स्पष्ट तौर पर यह मानना रहा और अपने चुनाव अभियान के दौरान वह लगातार यह कहते रहे कि दुनिया ने अब तक अमेरिका को लूटा है, अमेरिका अब अपने आप को और नहीं लूटने देगा, अगर जनता ने मुझे मौका दे दिया तो मैं सब कुछ बदल कर रख दूंगा। 20 जनवरी 2025 को सत्ता में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपने कहे पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत उनका ये मानना रहा कि दुनिया के जो तमाम देश हैं और अमेरिका के साथ कारोबार करते हैं, वो अमेरिका को लूट रहे हैं। अमेरिका से उनके यहां आने वाले सामान पर वो उनका मानना है कि ये देश भारी भरकम ड्यूटी लगाते हैं, टैक्स लगाते हैं, और वहीं अमेरिका उनके प्रति उदारवादी रुख रखता है और उनके यहां से बना हुआ सामान जो अमेरिका में आता है उस पर टैक्स के नाम पर कुछ नहीं होता है। और इसका नतीजा यह है कि अमेरिका के द्वारा निर्यात कम किया जाता है और आयात ज्यादा होता है। इसके चलते अमेरिका का पैसा इन देशों में पहुंचता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जितना बाजार का घाटा होगा मैं उसी के मुताबिक टैक्स लगाऊंगा, और इसके अंतर्गत चाहे वो चीन हो, चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत हो, सभी पर उन्होंने अपने टैक्स की मार लगा दी है। और जब से उन्होंने टैक्स की मार लगाई है, अमेरिका समेत दुनिया के तमाम शेयर बाजार धराशायी हो रहे हैं। आज एक बार फिर ब्लैक मंडे का दिन था। ब्लैक मंडे का दिन उस दिन को कहते हैं जिस दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट होती है। शायद ही दुनिया का कोई ऐसा देश है जो इस मार का शिकार आज नहीं हुआ है। भारत में 5 ऐतिहासिक गिरावटों में से एक गिरावट आज रही। एक समय तो सेंसेक्स की गिरावट 4000 पॉइंट तक पहुंच गई थी, आखिरी में तकरीबन 2500 पॉइंट की गिरावट रही। माना जा रहा है कि इन गिरावट के चलते निवेशकों का 20 लाख रुपया स्वाहा हो गया। अमेरिका के संदर्भ में कहानी यह है, पिछले 40 दिन से तकरीबन 13 लाख अरब डॉलर तमाम कंपनियां गंवा चुकी हैं। अगर एक हिसाब से आप समझना चाहें तो एक पाकिस्तान देश पूरे साल भर में जितना राजस्व कमाता है उससे कहीं अधिक अमेरिका की कंपनियां इस समय एक दिन में अपनी पूंजी गंवा रही हैं। अमेरिका की कुल जीडीपी 375 अरब डॉलर बताई जाती है और उसके मुकाबले में अमेरिका 400 अरब डॉलर प्रतिदिन गंवा रहा है। पर इसके बावजूद भी ट्रंप का मानना है कि वो जो कुछ कर रहे हैं अमेरिका के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, देशवासियों के लिए कर रहे हैं। ट्रंप ने इस गिरावट को पहले ही बता दिया था कि मेरे इस फैसले से बाजारों में गिरावट आएगी, पर वो गिरावट अस्थायी होगी। उनका मानना है कि अगर बीमारी का उपचार करना है तो दवाई देनी होगी और दवाई कड़वी होगी। तो इस कड़वी दवाई के असर से अमेरिका की सेहत सुधरेगी कि नहीं सुधरेगी, पर हमारे पर इसका क्या असर पड़ेगा, इस पर तो विचार करने की जरूरत है। तो आज हम इसी पर विचार करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि इस पूरी मारामारी के दौर में भारत कहां खड़ा है और भारत अपना भविष्य किस तरीके से देखे। इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और इस समय पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन चुके ट्रंप के टैरिफ वार पर बातचीत करें। हमारा विषय है टैरिफ का कोहराम, बाजार धड़ाम। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ट्रंप को समर्पित है। हमारा विचार सूत्र ये कहता है कि जीवन का सबसे बड़ा जोखिम है जोखिम नहीं लेना। एक ऐसी दुनिया जो तेजी से बदल रही है, यहां फेल होने की एक ही रणनीति है,
रिस्क नहीं लेना। रतन टाटा ने क्या कमाल की बात कही थी। रतन टाटा की बात शायद डोनाल्ड ट्रंप के कानों में पहुंच गई थी, इसलिए उन्होंने रिस्क ही नहीं लिया, बल्कि बहुत बड़ा रिस्क लिया है। और उस रिस्क की कीमत केवल ट्रंप चुकाएंगे, अमेरिका चुकाएगा या पूरी दुनिया चुकाएगी? इस बात को ध्यान में रखते हुए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ में नरेश चंद्र गुप्ता जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के विचारवान नेता हैं। व्यापारिक प्रकोष्ठ के लंबे समय तक विधि प्रकोष्ठ के संदर्भ में उन्होंने पार्टी का नेतृत्व किया, वो हमारे साथ हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ तंवर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। हमारे साथ धर्मराज महापात्रा जी हैं, आर्थिक विषय हो और कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति अगर चर्चा में मौजूद हो तो चर्चा समृद्ध हो जाती है। आर्थिक विषयों पर जिस प्रकार की पकड़ और अध्ययन कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए नेताओं का रहता है, वो अन्यत्र मिलना दुर्लभ होता है। धर्मराज जी हमारे साथ में, और इस सब के बीच में वस्तुतः विषय को समझने और समझाने के लिए हमारे साथ में गुरबचन सिंह जी हैं, जाने माने अर्थशास्त्री हैं। आप सभी का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत हम गुरबचन जी से ही करेंगे और उनसे ही समझना चाहेंगे। क्या देखें हम, 2 चीजें लोगों को डरा रही हैं। एक कि बाजार गिर रहा है, मतलब निवेशकों का पैसा जल रहा है, छोटा हो या बड़ा निवेशक सब सदमे में है कि उनके साथ कितना बुरा और होने वाला है। और दूसरा, पूरी दुनिया में चर्चा चल निकली है कि आर्थिक मंदी एक बार फिर दस्तक देने जा रही है, जिसकी शुरुआत अमेरिका से होगी, और अमेरिका में अगर मंदी आई तो पूरी दुनिया भी उसकी चपेट में आएगी। गुरबचन जी, तो जो आपने बाजार में गिरने की बात करी वो बहुत सही है। काफी गिरावट हुई है, बहुत ज्यादा गिरावट हुई है आज के दिन में, लेकिन इसको एक संदर्भ में देखने की जरूरत है। पिछले 4 साल या उससे ऊपर में जो तेजी आई हुई थी, वो बाजार काफी चढ़ा हुआ था। पिछले 4-5 महीनों से काफी करेक्शन हुआ है, बाजार गिरा था, लेकिन वही करेक्शन जो है कुछ कंटिन्यू हो रहा है। और जो स्मॉल एंड मिड कैप्स हैं वो तो अभी भी ऊपर प्राइसेस पर हैं। तो ये इसमें हमको एक डिस्टिंक्शन करनी पड़ेगी कि ट्रिगर क्या है और कॉज क्या है जी। अब जो ट्रम्प के जो फैसले हैं वो एक ट्रिगर है इंडियन स्टॉक मार्केट के गिरने का। वो उसको बहुत ज्यादा कॉज नहीं ले सकते। मैं नहीं कहता कि कॉजल फैक्टर नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा उसको नहीं लेना चाहिए। हमारे स्टॉक मार्केट की पिछले 4-5 साल की हिस्ट्री है। सो ये एक बात जरा जरूरी है नोट करना। दूसरा, जो आपने रिसेशन की बात करी यूएस में, उसकी संभावना है, अभी कुछ पक्का नहीं कहा जा सकता। हो सकता है हो सकता है नहीं हो, लेकिन कुछ असर रह सकता है और उसका असर बाकी देशों पर, भारत पर भी पड़ सकता है। पर गुरबचन जी, थोड़ा मुझे रोशनी दीजिए। भाई, हम अपने देश के संदर्भ में बात करें तो बताया ये जा रहा था कि देश सही नीतियों के बूते बहुत तेजी से अपने पैरों पे खड़ा हो रहा है। विकासशील देश कहा जाने वाला भारत विकसित देशों की कतार में बस आने ही वाला है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के संदर्भ में बस अब हम पहुंचने ही वाले हैं। ये भी बात हमसे कही गई थी। फैसला तो डोनाल्ड ट्रंप ने लिया, अमेरिका के संदर्भ में लिया, और कभी हमें ऐसा लगा नहीं कि हम तो अमेरिका के पिछलग्गू हैं। हम तो शुरू से गुटनिरपेक्ष देश का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति रहे। ये ट्रंप कोई फैसला ले रहा है और बाजार हमारा हिल रहा है, या आत्मनिर्भर भारत फिर जाके कैसे हुआ? थोड़ा गुरबचन जी समझाइए ना हमको, कहां पहुंच गए हम? हाँ, नहीं, वो जो भारत विकासशील से विकसित हो गया है, वो बड़ा चढ़ाकर बात बोली गई है। भारत विकसित से काफी दूर है, वो एक चीज। और दूसरा, जो डोनाल्ड ट्रंप के कहने से भारत का शेयर बाजार गिर रहा है, वो जैसे मैंने पहले भी कहा कि वो एक ट्रिगर है। वो सेंटिमेंट को हिलाता है, लोगों को जो सोचने की तरीका है उसको हिला रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का असर जरूर हुआ है, लेकिन वो असर आप मानसिकता कह लीजिए, वो ऐसा कुछ कह लीजिए, लेकिन डायरेक्ट इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा नहीं है। मैंने जैसे पहले कहा, हमारे बाजार काफी चढ़ा हुआ था, तो जब बाजार चढ़ा हुआ होता है तो उसको गिरने का कोई बहाना चाहिए होता है, कुछ हो जाए जिसकी वजह से वो गिर जाए, जिसकी वजह से वो वजह कहो या उसको ट्रिगर कहो। नहीं, मैं थोड़ा उलझन में हूं। आप बार बार 4 साल से बाजार चढ़ने पर निशाना साध रहे हैं। बाजार क्यों चढ़ा था?
बाजार को उम्मीद थी कि देश बेहतर प्रदर्शन कर रहा है, बाजार चढ़ा था क्योंकि देश की आर्थिक नीतियां देश हित में हैं। बाजार तो इसीलिए चढ़ा होगा कि जो कंपनियों पर लोग निवेश कर रहे थे वो भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेंगे, इस उम्मीद के साथ लोगों ने पैसे लगाए थे। नीतियां गलत थी, लोगों की उम्मीद गलत थी, कंपनियों ने अपने प्रदर्शन के संदर्भ में संभावनाएं गलत बताई हुई थी। क्या ऐसा था? नहीं, ऐसा कुछ कहानी वो है कि कंपनियों ने ज्यादा बोला हुआ था या कुछ सरकार ने भी शायद ज्यादा कह दिया था, लेकिन कॉर्पोरेट अर्निंग्स बढ़ी भी थी। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट्स में फर्क नहीं हुआ था। शेयर की जो फंडामेंटल वैल्यू है वो भी बढ़ी थी, तो वो सब था। लेकिन उसके साथ एक और चीज जुड़ी हुई थी, वो है जो ओवर रिएक्शन होता है। ओवर रिएक्शन ये था कि अगर जरूरत थी कि मार्केट 10% चढ़े तो वो 15% चढ़ी थी, तो वो जो एक्सेसिव जो इंप्रूवमेंट हुई थी उसके मुताबिक नहीं चढ़ी थी, उससे ज्यादा चढ़ी थी। तो वो जब ज्यादा चढ़ती है फिर उसको करेक्शन चाहिए होती है, और वो करेक्शन फिर कोई एक ऐसा फैक्टर निकल आता है। पहले कुछ ज्यादा ही वैल्यू हो गई थी, करेक्शन हो रहा है क्या? ये क्या क्या हम अपने मन को बहला लें? सवाल है। पर हमारे साथ में नरेश गुप्ता जी हैं, उस पार्टी का यहां पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं जो पिछले 11 साल से देश का नेतृत्व कर रही है, और शेयर बाजार के साथ में देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने जुड़ाव को चुनाव के दौरान जाहिर किए थे। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था, जैसे ही परिणाम आएगा और हमारी जीत का ऐलान होगा, शेयर बाजार दिखेगा कैसा चढ़ेगा। नरेश जी, नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, भाजपा के नेतृत्व में सरकार है और अपने विचारों को क्रियान्वित भी कर रही है, पर बाजार धराशायी हो रहा है। फैसला ट्रंप ले रहे हैं, तबाही भारत में भी दिख रही है। थोड़ा नरेश जी बताएं, कहां चूक गए, कहां गफलत हो गई, क्या हो गया हम लोगों के साथ और क्या हो गया आपके साथ? देखिए, आज जो शेयर मार्केट या इकोनॉमी जो है पूरी वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी हो गई है। आप किसी देश तक उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं। आपके पास एफबीआई है, पूरी दुनिया में एफबीआई आ रही है, सारे दुनिया का एक वर्किंग का कल्चर अब ग्लोबल हो गया है, तो ग्लोबल इम्पैक्ट आएगा ये बहुत लेकिन ग्लोबल इम्पैक्ट में दूसरा इशू ये है कि जैसे गुरचरण सिंह जी ने कहा कि इट इज अ मैटर ऑफ सेंटिमेंट आल्सो। ग्लोबल इम्पैक्ट 100% आएगा, क्योंकि आपके पास एफबीआई आ रही है। अब मार्केट में जब उतार चढ़ाव इस लेवल तक आ रहा है कि आपके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में इम्पैक्ट आ रहा है, तो इसका इम्पैक्ट तो शेयर मार्केट में आएगा ना। अल्टीमेटली शेयर मार्केट कहाँ से गवर्न होता है? अरे नरेश जी, आप इतने तो लाचार पहले कभी दिखे नहीं। नहीं, आप बड़े आक्रामक किस्म के व्यक्ति हैं, और आप देश को बता रहे थे कि अब देश आत्मनिर्भर होने जा रहा है। फैसला ट्रंप ने लिया और नींव हमारी हिलती हुई दिखने लगी। ये कैसे आत्मनिर्भर हुए हम? ये एक सवाल है। दूसरा, आपने कहा कि ग्लोबल इकोनॉमी है, वर्ल्ड वाइड है, सेंटिमेंट्स हैं, उनका असर है। पर भाई, बच्चों को पढ़ाया जाता है, और हम भी उसी पीढ़ी के हैं जिसमें 2007 में अमेरिका में आर्थिक मंदी आई थी, मनमोहन सिंह का दौर था। भारत के संदर्भ में आज भी रिसर्च पेपर तैयार होते हैं कि उस मंदी के दौर में भी भारत अपने आप को बचाए रखने में कैसे कामयाब हुआ। थोड़ा बताएं नरेश जी। देखिए, चूक रहे हैं क्या? नए सिरे से सोचने की जरूरत है। नहीं, और आप तो दुले लोग हो। मंदी के संदर्भ में आशंका, शेयर बाजार धराशायी, और खबर दो आई। एक, रसोई गैस का सिलेंडर 50 रुपए बढ़ गया। दूसरी खबर ये आई कि पेट्रोल डीजल पर 2 रुपए उत्पादन कर बढ़ा दिया। थोड़ा बताओ तो सही, कहां ले जाना चाह रहे हो हम लोगों को? देखिए, आपने 2007 की जो मंदी की बात करी, मंदी का इम्पैक्ट हिंदुस्तान में उस डेट में भी हुआ था, लेकिन अमेरिका की तुलना में आपने उसको सस्टेन किया था एज कंपेयर टू अमेरिका, बट उसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान में 2007 में भी आया था। आपका जो दूसरा पार्ट है कि रसोई गैस का भाव बढ़ना और पेट्रोल का, इससे इन सारी चीजों का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, उसका इम्पैक्ट तो सरकार ने इंटरनेट चेंज किया, अल्टीमेटली इंटरनेट चेंज किया। क्या करें नरेश जी, आपका अतीत का संघर्ष जो है ना, वो जहन से निकलता नहीं। वो स्मृति ईरानी की तस्वीर अभी भी जहन में बसी हुई, जो सिलेंडर के साथ में चिल्लाते हुए थी सिलेंडर की कीमत बढ़ने पर। देखिए, वो कहां भूल गए आप लोग? उसका भी मैं आपको जवाब देता हूं। उस डेट में एक्चुअल गैस सिलेंडर की वैल्यू क्या थी, एक्चुअल बात करिएगा आप।
उस डेट पे एक्चुअल गैस सिलेंडर की वैल्यू विदाउट सब्सिडी क्या थी, आज विदाउट सब्सिडी क्या है, तो आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, ये जरूर है कि ये कुछ चीजों को मोड चेंज किया गया है। अब अभी भी 500 रुपए में गैस सिलेंडर दी जा रही है ना हिंदुस्तान में, बहुत सारे मैक्सिमम जगहों में दी जा रही है, तो एक मोड चेंज हुआ है वर्किंग का। तो सरकार अपने अपने विजन से, हर सरकार अपने विजन से काम करती है, उस पर कोई इशू नहीं है। और वो 50 रुपए कोई इसका इम्पैक्ट नहीं है। एक बात बताओ, आखिरी बात करता हूं, फिर मैं सिद्धार्थ जी के पास चलता हूं। वो जब पेट्रोलियम मंत्री थे ना धर्मेंद्र प्रधान जी, अपने छत्तीसगढ़ के भी लंबे समय प्रभारी रहे, नरेश जी आपके तो बड़े अच्छे मित्र हैं, तो उन्होंने ये बताया था कि अब पेट्रोल डीजल के दाम जो है ना रोज परिवर्तित होंगे। तो उनसे कहा गया भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, तो उस समय पर उन्होंने कहा था कि देखो पेट्रोल डीजल के दाम जब घटते हैं तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जनता को, उपभोक्ताओं को उसका तुरंत लाभ मिले। अगर दाम घटे तो उसका लाभ तुरंत जनता को मिले। आज 2 रुपए बढ़ा दिए गए, क्यों बढ़ा दिए गए, तो वो पुरी साहब इस समय पेट्रोलियम मंत्री, उन्होंने कहा कि देखो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दाम घट गए हैं, तो हमने चाहा कि ये 2 रुपए जो घटने से बच रहे हैं इसको सरकार के राजस्व में ला दिया जाए और देश के काम में लगाया जाए। अचानक जनता भुला दी गई और आपको अचानक याद आया कि सरकार का एक खजाना है, सरकार को राजस्व है और राजस्व में पैसे जाए। पर दलील तो ये दी गई थी जैसे ही घटेंगे लाभ जनता को मिलेगा। वो जनता को लाभ की बात कहां चली गई नरेश जी? देखिए, जनता के लाभ के लिए डायरेक्ट लाभ के साथ साथ दूसरे लाभ के भी और तरीके होते हैं इनडायरेक्टली। ये जो पैसे आ रहे हैं वो पैसे जनता के हित में ही खर्चे होंगे ना, अल्टीमेटली उस पैसे को वहां से एक बात बताओ, आप लोगों की जो दलील है ना वो सत्ता में रहने के साथ और सत्ता में न रहने के साथ बदल कैसे जाती है? ऐसा हुनर लाते कहां से हो आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता से हटने के बाद भी सबसे बड़ी चीज होती है राष्ट्र प्रमुख, राष्ट्र पहले स्थान पर है, उसके बाद बाकी चीजों पर। अगर अभी भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती और अगर किसी और सरकार ने यह फैसला लिया होता, सड़कें थम जाती, ये भाजपा का सामर्थ्य रहता था विपक्ष में रहते हुए। तो सिद्धार्थ जी के पास आता हूं और सिद्धार्थ जी से समझना चाहता हूं, सिद्धार्थ जी जो कुछ भी हो रहा है उसके संदर्भ में क्या मानते हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीजें बिगड़ गई हैं तो हम भी उस अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का हिस्सा हैं, इसलिए हमारे पास भी कुछ आंच आई है, मिलकर निपट लेंगे, या कुछ और देख रहे हैं आप? राज्य आर्थिक विषयों के जानकार हैं, प्रख्यात वामपंथी विचारक हैं। इस पूरे घटनाक्रम को अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में आपकी दृष्टि से देख रहे हैं धर्मराज जी, और भारत के संदर्भ में इसके प्रभाव का, भविष्य को लेकर आपका आकलन? देखिए, पहली बात यह है कि ये जो ट्रंप की नीतियां हैं ये पूरी दुनिया को जो है फिर से एक बार महामंदी की ओर ढकेलने का प्रयास है। सबसे दुर्भाग्य की बात है कि भारत सरकार को इसकी आशंकाएं थी। प्रधानमंत्री मोदी जी की, मेरे दोस्त और मेरा मित्र, सबसे गहरा मित्र, वहां जाकर अब की बार ट्रंप सरकार और मेरा बहुत नजदीकी मित्र है, ये सब जो भी क्लेम किए गए, दावे किए गए, ये भी जो है पहली बार हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री जो है जाकर अमेरिका के जो सबसे बड़े उद्योगपति हैं एलन मस्क के बच्चों को जो है चॉकलेट की कूटनीति भी अपना कराए। और उसके बाद जो है ये दावा किया गया कि ट्रंप से जो है जबरदस्त मुलाकात हुई और ये याराना बहुत मजबूत होगा। लेकिन हकीकत क्या है? ट्रंप के साथ मुलाकात के बाद, प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के तुरंत बाद ही ट्रंप ने यह ऐलान कर दिया कि जो है भारत को कोई मुरब्बत नहीं होगी, और उन्होंने स्पष्ट रूप से भारत सरकार को चेतावनी दी कि 2 अप्रैल से जो है टैरिफ के नीतियों के अंदर हम बदलाव करने जा रहे हैं। लेकिन भारत सरकार ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। हमें जानकारी है, सार्वजनिक रूप से अखबारों के अंदर ये चीजें आई कि पीयूष गोयल के नेतृत्व में जो है फिर से एक डेलीगेशन भेजा गया और किसी तरीके से चीजों को मनाने की कोशिश हुई। लेकिन जैसा हम देखते हैं कि ये शुरुआत में आपने जो बात कही, ये अमेरिकी जनता के साथ किया गया वादा के अमल के लिए नहीं हो रहा है। वो जो स्लोगन है अमेरिकी फर्स्ट, और ये जो क्लेम किया गया, और जब ट्रंप जो चुनाव जीत रहे थे तो बड़े पैमाने पर ये देश के अंदर यज्ञ हवन सब चीज चला कि सनातन के परंपरा के अनुरूप बहुत नजदीकी मित्र हैं, और सबसे बड़ा झटका हमें मिला। हमारी जो सबसे बड़ी पीड़ा है कि ट्रंप की नीतियों के खिलाफ अमेरिका के अंदर 150 शहरों में हजारों लाखों लोग सड़कों पर उतरे हैं। अगर ये अमेरिका की भला के लिए है और अमेरिकी फर्स्ट के नारे के जरिए अमेरिकी जनता को लाभ पहुंचा रही है, तो फिर ट्रंप के नीतियों के खिलाफ अमेरिकी जनता के अंदर गुस्सा क्यों है? दूसरी बात, हमने ये भी देखा कि अमेरिका के अंदर जो डेमोक्रेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, बिना एक घुट पानी पिए 25 घंटे तक
लगातार उन्होंने ट्रंप की नीतियों के खिलाफ जो है आलोचना में, टिप्पणी में, भाषण दिया, वक्तव्य दिया, और अमेरिका के अंदर वहां जो है उसको लेके उनकी नीतियों के खिलाफ गुस्सा पैदा हो रहा है। और जब भारत सरकार, सबसे अनफॉर्चुनेट बात है, कनाडा जैसा एक छोटा देश जो अमेरिका का सहयोगी है, वो इस टैरिफ वॉर के जरिए जब कनाडा के ऊपर जो है ये टैरिफ बढ़ाने का, टैक्स बढ़ाने का दावा किया गया और थोपा गया, उसके खिलाफ मुखरता के साथ सामने आया। दुनिया के दूसरे मुल्क जिनके ऊपर जो है ये टैक्स बढ़ाने का वृद्धि की गई और अमेरिका के अंदर उनके उत्पादों पर जो टैरिफ बढ़ाया गया, उसके खिलाफ मुखरता के साथ सामने आए। भारत ने क्या किया? आज भी जो है भारत की सरकार की ओर से इसके खिलाफ मुखरता के साथ कोई विरोध का, प्रतिरोध का स्वर दिखाई नहीं देता। तीसरी बात, हम जो है ऐसे समय जब अभी आपने कहा 20 लाख करोड़ रुपया जो है वो निवेशकों का चला गया। दूसरी बात, ये केवल अभी 20 लाख करोड़ नहीं गया, पिछले 4 महीनों के आंकड़े आप उठाकर देख लीजिए। मैडम निर्मला सीतारमण जी ने बजट के ठीक पहले जो इकोनॉमिक सर्वे पेश किया, उस इकोनॉमिक सर्वे में भी ये परिस्थिति सामने आई कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में हम जो भी जीडीपी का दावा कर रहे हैं विकास के, यार गुरबचन जी ने भी ये बात कही, जो बढ़ा चढ़ाकर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, हकीकत बिल्कुल उसके उलट है। और हमको मालूम था कि यह प्रभाव होना है। ऐसे समय में हमारे पार्लियामेंट के अंदर में, देश के अंदर ये जो एक किस्म का पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इमरजेंसी आ रही है, क्योंकि फिर से एक बार जो है दुनिया को ग्लोबल मेल्टडाउन की ओर ढकेलने की कोशिश हो रही है। और हमारे मित्र जो बात कह रहे हैं कि अमेरिका, ये जो संकट है वो संकट उस रूप में नहीं है। अरे भाई, ये सच है, अगर आज पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई, ग्लोबलाइजेशन का अगर ये इंपैक्ट है, तो उस समय 2008 में AIG, मेरिल लिंच, लेहमैन ब्रदर्स, ये तमाम भीमकाय कंपनियां थी जो 1930s के मंदी के दरमियान भी डिफॉल्ट नहीं हुई थी, दिवालिया नहीं हुई थी। लेकिन अमेरिका के अंदर 2008 की इस मंदी में ये सारी कंपनियां दिवालिया हो गई। भारत में उसका वो असर नहीं दिखा। क्यों? क्योंकि हमारे देश के अंदर फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर जो रेगुलेशन था और पब्लिक सेक्टर का जो डोमिनेटिंग रोल था इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, इंडियन बैंकिंग सेक्टर के अंदर, उसका नतीजा था कि प्रभाव हमारे ऊपर भी हुआ उस मंदी का, लेकिन वो असर हम उस रूप में सामने नहीं आया जो दुनिया की जनता ने भोगा। आज हकीकत क्या है? आज हकीकत ये है, ये 20 लाख करोड़ जो बात गुरबचन जी ने कही कि ये जो है ट्रिगर है। ट्रिगर का मतलब क्या है? पूरी दुनिया के अंदर ये जो भय का वातावरण पैदा हो रहा है, उस भय के वातावरण में लोग अपना जो निवेश है, उस निवेश की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देख रहे। वो ये देख रहे हैं कि दुनिया मंदी की ओर जा रही है। और भारत के अंदर आज आपने कहा ये ब्लैक डे है, बिल्कुल ब्लैक डे है। अगर 20 लाख करोड़ रुपए जो है निवेशकों का डूबा, और पिछले 4 महीने के दरमियान बड़े बड़े अर्थशास्त्री ये बोल रहे हैं 16 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा जो है निवेशक का पैसा डूबा है हमारे बाजार के अंदर। तीसरी बात, आप जो बार बार दावा कर रहे हैं FDI की बात, अरे भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट घटा है, देश के अंदर FDI बढ़ा नहीं है। और जब पूरी दुनिया मंदी की ओर जा रही है, तब आप ये क्लेम कर रहे हैं हमारी इकोनॉमी को पूरी दुनिया के अंदर ओपन कर दो और उसके बाद जो है FDI आएगा। आप संशय में हैं। हकीकत यह है, हमारे पार्लियामेंट के अंदर इस इकोनॉमी इमरजेंसी या भारत के ऊपर ये जो ट्रंप ने टैरिफ वॉर थोपा, पूरी दुनिया के अंदर दूसरे मुल्क उसके विरोध में खड़े हो रहे हैं। हम दुनिया के सबसे बड़े बाजार हैं, लेकिन हमारे तरफ से जो है उसके खिलाफ अभिव्यक्ति की बजाय अभी भी जो है ट्रंप के गुणगान है। मेरे 2-3 सवाल हैं। एक ही सेकंड जी, मैं आपसे केवल एक ही जब दुनिया के अलग अलग देशों के पार्लियामेंट में इस पर डिबेट हो रही है, हमारे देश में इस पर चर्चा करने की बजाय वक्त पर बात हो रही है, इसका मतलब है हमारी सरकार की प्राथमिकता क्या है? हमारी सरकार की प्राथमिकता में हमारा इकोनॉमी और हमारी इकोनॉमी के अंदर इसके जरिए जो संकट पैदा हो रहा है वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है। हमारे मित्र बोल रहे हैं ये 2 रुपए पेट्रोल का कीमत बढ़ना, 50 रुपए सिलेंडर का कीमत बढ़ना, इसके साथ कोई रिश्ता नहीं है। अरे माय डियर, आप बोल रहे कौन सी जनता का भला कर रहे हो? आपने याद दिलाया स्मृति ईरानी का, आपने याद दिलाया भाजपा का कांग्रेस के जमाने में इस तरीके की वृद्धि के खिलाफ प्रतिरोध का। अरे भाई साहब, आप जनता को राहत नहीं दे रहे हैं। केवल पेट्रोल डीजल की कीमतों में दुनिया के बाजार में प्रति बैरल कीमतें घटी है और तब आप जो है लोगों से जो है उत्पाद शुल्क वसूल रहे हो। 2,39,000 करोड़ रुपया से ज्यादा पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि करके इस सरकार ने वसूल लिया, तब जब पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया के बाजार में प्रति बैरल कम थी। इसका मतलब यह मंदी की आहट है। और इस मंदी की आहट में ऐसे दौर में जहां 45 साल से हम पहले ही चरम बेरोजगारी के दौर में हैं, 1% से ज्यादा जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो है, बजट के जरिए मैडम निर्मला सीतारमण खुद ये बोल रही हैं कि ये हमारे देश के अंदर रोजगार बढ़ाने के लिए, उद्योगपतियों को प्रोत्साहन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए का उन्होंने प्रावधान किया।
15,000 रुपया तक अगर आप किसी कर्मचारी को नौकरी में रखोगे तो 2 साल के लिए सरकार सब्सिडी देगी। उसके बाद भी जो है रोजगार के अवसर पैदा नहीं हो रहे हैं। मेक इन इंडिया देख लीजिए, स्टार्टअप इंडिया देख लीजिए, स्किल इंडिया देख लीजिए, स्टैंड अप इंडिया देख लीजिए, और जो हमारे एमएसएमई हैं उनमें हालत यह है कि स्टार्टअप इंडिया के 37% से ज्यादा जो काम शुरू हुए थे वो बंद हो गए। तो चौतरफा संकट है। उस दौर में यह टैरिफ वार हमें एक बार फिर से मंदी की ओर ढकेल रहा है। हम समझते हैं भारत सरकार का इसके खिलाफ जो मुखरता से प्रतिरोध होना चाहिए, और भारत को एक गुटनिरपेक्ष देश के नेता होने के नाते दुनिया के अंदर, देशों के अंदर जो दूसरे देश इसके खिलाफ प्रतिरोध में खड़े हैं उनके साथ एकजुटता व्यक्त करते हुए अमेरिकी नीतियों के खिलाफ मुखरता से अपनी बात रखनी चाहिए। अच्छा, अब थोड़ा सवाल पे भी आ जाए धर्मराज जी। आपने तकरीर तो बहुत ही शानदार दी, मुझे लगा कि अचानक मैं जनसभा में बैठ गया हूं, लेकिन मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। जी जरूर। आपने ये कहा कि सरकार कभी गंभीरता से नहीं ले रही, जबकि पता चल रहा था कि ट्रंप ऐसा करने जा रहे हैं, और खुद आप अपने वक्तव्य में यह बोलते हैं कि मोदी जी के आने के बाद में देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में डेलीगेशन अमेरिका भेजा गया। अगर सरकार गंभीर नहीं थी, सरकार प्रयत्नशील नहीं थी, तो पीयूष गोयल के नेतृत्व में डेलीगेशन का जाना क्या बताता है? एक सवाल। दूसरा, देश की सरकार ने पिछले 1 दशक के दौरान अमेरिका का पिछलग्गू होने के स्थान पर अपने विवेक से फैसले लेकर दिखाए। जब रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान तमाम किस्म के प्रतिबंध अमेरिकन सरकार लगा रही थी, तब भी सस्ते दामों पर तेल खरीदने को लेकर भारत सरकार ने रूस के साथ व्यापार किया। तो अमेरिका का पिछलग्गू होने के संदर्भ में क्या भारत को लेकर आप इत्तेफाक रखते हैं? 2, और तीसरा, आप बार बार बोल रहे हैं कि उन्होंने तेवर दिखाए, वो मुखरता से विरोध कर रहे हैं। हासिल क्या किए? कुल मिलाकर जितने भी मुल्क गाल बजा लें, पर समाधान क्या अपनी जनता को दे पाए? भारत के स्तर पर क्या इत्तेफाक नहीं रखते आप कि हमें लड़ने के स्थान पर इसमें समाधान की दृष्टि से क्या उचित रहेगा वो प्रयास करने चाहिए? 3 विषयों पर टिप्पणी मिले तो मैं फिर जाके गुरबचन जी के पास जाना चाहूंगा। पहली बात जो आपने कही कि ये हमारे वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जी को आपने भेजा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? आपने पीयूष गोयल जी को उधर भेजा और इधर जो है ट्रंप ने जो है 2 अप्रैल से हमारे प्रोडक्ट पर जो 26% का टैरिफ इजाफा किया। उसके पहले ही आपने टेस्ला की कारों पर जो कर की दर थी 115% को घटाकर जो है 15% कर दिया। तो ये कौन सी कूटनीति थी? अब इसका मतलब है कि आपने अमेरिकी दबाव के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। क्या जरूरत थी आपको एलन मस्क के इलेक्ट्रिक कार पर जो है आप जो शुल्क लगा रहे थे उसकी दरों को घटाने का? इसका मतलब है आप उसके जरिए जो है ये सोच रहे थे कि शायद एलन मस्क को खुश करके जो है अमेरिकी को कूटनीति से हम मुकाबला कर लेंगे, हम बच जाएंगे। अरे भाई, इससे ऐसा नहीं होता। दूसरी बात है कि आज हम समझते हैं भारत सरकार सबसे ज्यादा दावा इस बात का कर रही है। मोदी जी तो इसी का क्लेम कर रहे थे ना। हमने पहले दुनिया में कहीं देखा क्या? हमारे देश के प्रधानमंत्री जाके विदेश की धरती पर वहां के राष्ट्रपति के चुनाव में अब की बार ट्रंप सरकार के घोषणा करके आ जाए। तो अमेरिका, हम यही बार बार कह रहे हैं कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नेता है और अमेरिकी साम्राज्यवाद की पिछलग्गू बनने की कोशिश से या ट्रंप को जो है ट्रंप के साथ दोस्ती और याराना से देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था में या भारत की भूमिका के अंदर कोई बदलाव नहीं हो सकता। तीसरी बात जो आपने ये कही कि रूस और यूक्रेन के संदर्भ में, तो वो हमारी बाध्यता थी। रूस हमारा जो है पुराना सहयोगी और मित्र रहा है, लेकिन आप ये भी देखिए ईरान के साथ गैस पाइपलाइन को लेकर हमारा जो एग्रीमेंट था, और अगर वो एग्रीमेंट होता और सही मायने में लागू होता और ईरान के साथ हमारे ये व्यापारिक रिश्ते बनते, तो मुझे लगता है हम दुनिया के अंदर सबसे कम कीमतों पर गैस हासिल कर सकते थे। लेकिन वो अमल में क्यों नहीं आया? क्योंकि अमेरिका ने उसका विरोध किया, क्योंकि अमेरिका ने उसको लेकर जो है बंदिशों की धमकी दी। अगर ईरान के साथ वो गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट होता तो निश्चित रूप से हमें लाभ होता। मैं एक बार सिद्धार्थ तंवर जी के पास आना चाहूंगा और इस पूरे मसले पर उनका नजरिया। पिछली बार हमने कोशिश की थी, तकनीकी कारणों से उनकी बात हमारे बीच में नहीं आ सकी थी। सिद्धार्थ जी, देखिए, ये जो अभी आपने जो पिछले उस पे सवाल किया था जी कि अंतरराष्ट्रीय का असर है या देश की विफलता, सरकार की विफलताओं का असर है, तो जो आज शेयर बाजार में 14 लाख करोड़ रुपए एक दिन में सुहा हो गए, ये ट्रंप सरकार जो फैसले ले रही है वो अपने देश के लिए ले रही है। हमारे देश में तो इतनी मजबूत सरकार जो ताल ठोक के कहती है हम देश के लिए सोचते हैं, उनके पास अर्थशास्त्री बहुत बड़े बड़े बताए जाते हैं, वो कहाँ हैं?
कहाँ हैं वो मैं पूछना चाहता हूं इस देश की सरकार से। और मेरे साथी जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता बैठे हैं, मैं सुन रहा था, वो हंस हंस कर जो है सवालों को टाल रहे थे, क्योंकि जब देश में महंगाई बढ़ रही है और देश में अब आज गैस के दाम बढ़ गए हैं, तो इनको भी जनता के बीच में सामना करने में बहुत दिक्कत होती है। फैसले तो ऊपर से ले लिए जाते हैं, पर धरातल पर जो नेता, जो कार्यकर्ता काम करते हैं, उनको जवाबदेही होती है, इसीलिए उनसे भी यहां पर जवाब नहीं बन रहा था। अब आ जाते हैं ट्रंप की बात पर। हमारे देश के प्रधानमंत्री तो कहते हैं ट्रंप हमारा दोस्त है, वो उनके लिए वोट भी मांगते हैं। अभी कुछ दिन पहले वो विदेश भी गए थे, अमेरिका भी गए थे और घूम फिर करके गले मिल करके झप्पी पा करके आए थे। और उसका असर यहाँ पर क्या हुआ था, हमारे देश पर जो है टैरिफ लग चुका है। हमारे बच्चों को जो वहां पर थे, उनको आप सबने देखा होगा, बेड़ियों बांध करके वो देश वापस उनको भेजा गया। हमारे बच्चों के वीजा कैंसिल हो गए। और जो ये ट्रंप की जो ये पॉलिसी आई है, वो अपने देश के लिए आई है और इसका असर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था पर निश्चित ही पड़ेगा, क्योंकि हमारी सरकार के पास कोई नीतियां ही नहीं है। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो गया, केमिकल्स हो गए, ज्वेलरी हो गए, और जो तमाम चीजें हैं जिसमें हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर बिल्कुल असर पड़ना निश्चित है, क्योंकि हमारी सरकार के पास नीतियां ही नहीं है। इनके पास मनमोहन सिंह जी का, स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी का ये लोग मजाक उड़ाया करते थे, और उनके राज में भी जब वैश्विक मंदी दुनिया में आई थी, तो हिंदुस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो टिकी रही थी, क्योंकि उसकी नींव मजबूत थी। और आज की जो अर्थव्यवस्था है, वो तो सिर्फ दो लोगों के लिए है, दो भाइयों के लिए, और जो उनके जिगरी दोस्त हैं उनके लिए अर्थव्यवस्था बनी हुई है सिर्फ। आज देखिए, मध्यम वर्गीय लोग जो हैं शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं, अपनी जमा पूंजी, कि हमारा भी कुछ पैसा बढ़ जाएगा, हम भी भविष्य के लिए अपने बच्चों का भविष्य जो है संजो लेंगे। पर आज जो है मिडिल क्लास ने, जिसने पैसा बाजार में लगाया है, उसका पैसा मैं सिद्धार्थ जी थोड़ा अतीत की ओर ले जाना चाहता हूं। जिन मनमोहन सिंह के संदर्भ में आप यशगान कर रहे थे और बता रहे थे कि उन्होंने कैसा काम किया, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए भी शेयर बाजार 2008 में तसल्ली से धराशायी हुआ था। 20 जनवरी 2008 को 1408 अंकों की गिरावट थी। तब थी जब शेयर बाजार का सूचकांक 22,000 पर था। 1408 को उसकी दृष्टि से देखेंगे तो आज के मुकाबले ज्यादा बड़ी गिरावट थी। और यही नहीं, 8 महीने के भीतर यह गिरावट तकरीबन 60% तक चली गई थी। 22,000 पर रहने वाला सेंसेक्स 8,000 पर आकर ठहर गया था। तो कुल मिलाकर आज एक दिन की गिरावट के साथ में ऐसा लग रहा है जैसा आप इंतजार में ही थे, कोई ऐसा संकट आए, कोई ऐसा मौका आए और अपन नरेंद्र मोदी और भाजपा की सरकार को लेकर सड़क पर उतर जाएं। पर सड़क पर तो आप उतरते नहीं, तो केवल बयानों से ही अपनी औपचारिकता पूरी करते हैं। क्या कहते हैं आप? देखिए, कांग्रेस पार्टी औपचारिकता पूरी नहीं कर रही है जी। राहुल गांधी जी ने और मीडिया विभाग के जो चेयरमैन है पवन खेड़ा जी ने, मैं आपको भी याद दिलाना चाहता हूं, उनकी एक वीडियो आई थी, जो उनका जो शेयर बाजार में जो पीछे से बैकडोर से जो गफलत चल रहा है, उसके रिगार्डिंग जो है वीडियो भी आई थी, वो सारे देश ने देखा था। और उन्होंने आगाह किया था कि जो है बाजार में इन्फ्लेशन, जो ये मंदी आएगी और शेयर बाजार में गिरावट आएगी। वो जो बुच सिंडिकेट उन्होंने एक्सपोज किया था, उसको भी नहीं भूलना चाहिए। और आप अभी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी इंतजार में बैठी थी। इंतजार में हम नहीं बैठे थे, इंतजार में भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे थे, इंतजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे थे। क्योंकि चुनाव, जब अभी लोकसभा के जब चुनाव हुए थे, उससे पहले उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था और उसमें उन्होंने कहा था, देखिए अब जब सरकार बन जाएगी तो शेयर बाजार जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अब वो ऊपर कहां जा रहा है ये तो मोदी जी बताएं। ये तो मोदी जी बताएंगे, ये सिद्धार्थ जी का कहना है। लेकिन मैं गुरबचन जी, इस पर तो हमने काफी विचार कर लिया। शेयर बाजार गिर गया, ट्रंप के चलते गिर गया, और हमारा ही नहीं गिर गया, दुनिया भर का गिर गया। ये तो एक सामान्य पहलू हुआ। 14 लाख करोड़ डूबे कि 20 लाख करोड़ डूबे, या अतीत में कितने डूबे। आने वाला भविष्य क्या है? आईटी कंपनियों के शेयर जबरदस्त तरीके से गिर रहे हैं। भारत ने पिछले 1.5-2 दशक में अपना सबसे ज्यादा मजबूत प्रदर्शन आईटी के क्षेत्र में किया। विशेषज्ञ बोल रहे हैं नौकरियां खतरे में हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स खतरे में हैं,
इसको लेकर आपका कोई नजरिया? एक आम आदमी अपना निवेश तो खो ही रहा है, क्या भविष्य के संदर्भ में उसकी नौकरी भी खतरे में? इसको लेकर आपका कोई नजरिया? हाँ जी, जरूर। तो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड में देना चाहूंगा। जी। आईटी सेक्टर की जो हम बात करते हैं, ये कहाँ से शुरू हुआ था? ये जो लिबरलाइजेशन हुई थी 1991 में, और थोड़ा उससे पहले मिड 80s में जो हुई थी लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हुए थे जब डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे, तो वो उस लिबरलाइजेशन के बाद ये आईटी सेक्टर निकल करके आया था। वो सिर्फ आईटी सेक्टर ही नहीं, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट भी था, उससे पहले हम कहते थे हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, जो 3.5%, प्रोफेसर राधाकृष्णन ने यह टर्म यूज किया था। उसके बाद ग्रोथ रेट बढ़ा है, वो ग्रोथ रेट काफी इंप्रूव हुए था ये। और जो लिबरलाइजेशन थी वो भी चल रही थी, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट थी, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, या वाजपेयी जी की सरकार थी। उसके बाद ये पिछले कुछ सालों में इंडिया में कस्टम्स ड्यूटीज बढ़ती गई हैं, प्रोटेक्शनिज्म बढ़ते गया है। और जो अभी हम बात कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने जो प्रेशर डाला हुआ है इंडिया पर और बाकी देशों पर भी कि कस्टम्स ड्यूटीज, आप टैरिफ्स को कम करो, वो यहां तक बात आती ही नहीं अगर हम इसको बढ़ा नहीं देते। अब कुछ गाड़ियां हैं जैसे 100% भी चली गई थी, कुछ चीजों पर 50% भी है। एवरेज रेट इतना नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन प्रोटेक्शनिज्म इंडिया में बढ़ गई थी। जो ट्रंप कर रहा है वो सही है या गलत है, वो अलग बात है। वो ट्रंप कुछ चीजें अजीब अजीब करते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमको अपना देखना है। और अपना जो देखना है ये है कि जो प्रोटेक्शनिज्म इंडिया में फिर से बढ़ रही थी, वो जनरल पब्लिक को फायदा नहीं होता है। 1991 से पहले भी नहीं हो रहा था और अब भी नहीं हो रहा है। वो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को, कुछ ग्रुप्स को, कुछ कंपनीज को फायदा होता है, और उनकी जो कुछ एलीट लेबर है, जिनकी सैलरीज है ऑर्गेनाइज सेक्टर में, जिनके वेतन बहुत ज्यादा है, उनको ही ज्यादा फायदा होता है। तो हमें कोई प्रेशर नहीं करे, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन हमें अपने आप ही सोचना है कि हमें क्या करना चाहिए। तो इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ये कस्टम ड्यूटी हमको वैसे ही कम रखनी थी। अब नहीं की थी, बढ़ा दी थी, तो अब उसकी वजह से कुछ कम हो जाएंगी, तो उससे इंडियन इकोनॉमी को ही फायदा होगा। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्रेशर में करना चाहिए, लेकिन हम अपने जो हमारे जो इंटरेस्ट हैं उसके हिसाब से इसको कस्टम ड्यूटी को इतना नहीं बढ़ना चाहिए था। इसके साथ साथ मैं ये ऐड करूंगा, जब भी आप लिबरलाइजेशन करते हैं तो कुछ लोगों को, कुछ वर्कर्स को, कुछ किसानों को नुकसान होता है, उसके लिए एक सपोर्ट सिस्टम होता है। तो वो सपोर्ट सिस्टम जरूरी है, एक सपोर्ट सिस्टम हो, और साथ में ये थोड़ी प्रोटेक्शनिज्म कम हो, लिबरलाइजेशन हो, ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और वो उसका फायदा बहुत सारे लोगों को पहुंचे। वो तो ठीक है गुरबचन जी, मैं मतलब अपने आम दर्शकों की समझ में आने वाले नजरिए से बात कर रहा हूं। आपसे बतौर अर्थशास्त्री जानना है, नौकरियां कितनी खतरे में है निजी क्षेत्र की। और धर्मराज महापात्रा जी ने जो एक चिंता जताई कि भारत अतीत में वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं से आने वाली चुनौतियों से निपटने में इसलिए कामयाब रहता था क्योंकि हम प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ पब्लिक सेक्टर को भी ठीक ठाक रखते थे। पिछले कुछ समय से हमारी नीतियां पब्लिक सेक्टर को खारिज करते हुए प्राइवेट सेक्टर की तरफ फोकस रही है। सरकारों का नजरिया रहा है कि हमारा काम गवर्नेंस देना है, व्यापार करना नहीं है। इस संदर्भ में आपका कोई नजरिया? फिर मैं नरेश जी से बात करूं। जो पब्लिक सेक्टर की हम बात कर रहे हैं, ये इस सरकार ने कहा जरूर है कि हम पब्लिक सेक्टर को कम करना चाहते हैं, हम लिबरलाइज करना चाहते हैं, लेकिन पब्लिक सेक्टर में एक एयर इंडिया को छोड़ दीजिए, एक आध कंपनी को छोड़ दीजिए, तो उसके बाद से पिछले 10 सालों में कौन सी प्राइवेटाइजेशन हुई है? और दूसरी जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं वो भी बहुत कम हुए हैं। स्कीम्स बहुत हैं, स्कीम्स पे स्कीम्स हैं, स्कीम्स पे स्कीम्स हैं, लेकिन एक पूरा पैकेज नहीं है रिफॉर्म्स का जिससे कि इकोनॉमी अच्छी हो सके। इसीलिए जो ग्रोथ रेट है पिछले 10 सालों में बढ़ा नहीं है, पहले से शायद पहले से थोड़ा कम ही हुआ है, उससे जो पिछले 10 साल थे
यूपीए 1 यूपीए 2 का। हालांकि उसमें मैं ऐड करूंगा कि यूपीए 1 को खासकर यूपीए 2 को भी थोड़ा फायदा इंटरनेशनल बूम का मिल गया था, फिर उसके बाद क्राइसिस का भी आया था, वो फैक्टर भी था। लेकिन एक था जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का चल रहा था। अभी जो है वो इमेज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की है, एक्चुअल रिफॉर्म्स की नहीं है। तो इसकी जरूरत है कुल मिला के। मैं वापस नरेश गुप्ता जी के पास आना चाहता हूं। नरेश जी, मुश्किल दौर में सरकारों से उम्मीद मरहम की होती है, आप तो जख्म देने पर उतर आए ऐसा लग रहा है। जब सब जगह खबरें चल रही थी कि शेयर बाजार किस तरीके से धराशायी हो रहा है, भारतीय निवेशकों का पैसा किस तरीके से डूब रहा है, उसके बीच में खबर आई कि सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाया जा रहा है। क्या मंशा रही आपकी? आपको लगा कि शेयर बाजार की खबरों के बीच हमारे द्वारा की गई ये वृद्धि लोगों की जानकारी में रह नहीं पाएगी, काम निकल जाएगा, या आपका कोई और नजरिया कि शेयर बाजार की मंदी से उभरने के लिए, सरकार को बचाने के लिए इस रास्ते से लोगों से पैसा लिया जाए? थोड़ा बताए तो सही। मतलब आज की टाइमिंग को लेकर बड़ी उलझन है, आप समझ पाए क्या पार्टी के एक जिम्मेदार कार्यकर्ता और नेता होने के नाते कि किस कारण से पार्टी के स्तर पर जिस सरकार का नेतृत्व कर रही है फैसला लिया गया? थोड़ा नरेश जी बताए ना। देखिए, जहां तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट डीजल के रेट के बहुत सवाल है, उसका इम्पैक्ट पब्लिक में नहीं है, एकदम क्लियर है। वो सरकार के एक हेड से दूसरा हेड पे जा रहा है। इट इज इंटर ट्रांसफर ऑफ द। रुकिए, हमें राहत मिलने की उम्मीद थी, 2 रुपए पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाता। आपको लगता है ये कोई इंपैक्ट नहीं है, इसका आम जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? अगर पेट्रोल डीजल 2 रुपए सस्ता होता तो भाड़े की कीमतें कम होती, भाड़े की कीमतें कम होती तो उत्पादों की कीमतें कम होती, उत्पादों की कीमतें कम होती तो जनता को राहत मिलती। वो राहत मिलती जिसके लिए अतीत में आपने कितना संघर्ष किया नरेश जी, आप भी तो शामिल थे उस संघर्ष में जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते थे। नरेश जी के प्रेस को दिए गए बयान और सड़कों पर निकाले गए जुलूस अभी भी हमारे जहन में है। क्या हो गया नरेश जी आपको? नहीं, हुआ कुछ भी नहीं है। ये आप हकीकत से वाकिफ होना चाहिए, परिस्थितियां और सरकार का जो खर्चा है, जो सरकार आज की डेट पे रियल मीन्स में खर्चा कर रही है और पब्लिक के हित पे खर्चा कर रही है। तत्कालीन सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में डूबी हुई थी और यहां से पैसे ड्रेन आउट करके भ्रष्टाचार किया करते थे और इसके सिवाय कुछ भी नहीं हुआ करता था। उस समय की स्थिति ये थी कि सरकार की मतलब कोल स्कीम, 2G स्कैम, ओनली स्कैम एंड स्कैम्स आर देयर, सारे स्कैम्स हुआ करते थे उस समय की तत्कालीन सरकार में। मैं उस पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, उस पर बहुत ज्यादा फोकस करते हुए। जहां तक सवाल आज के इस शेयर मार्केट का और ट्रम्प के पॉलिसीज का है, उस पर अपन फोकस करते हैं। देखिए, ये एकदम क्लियर है, आज की डेट पे ग्लोबल इकोनॉमी है, ग्लोबल इकोनॉमी का इम्पैक्ट है। अब उसको हमको सस्टेन करने के लिए क्या करना है, दिस इज अ बेसिक थिंग। अरे मेरा इसमें भी सवाल है, चलो आपने जिस विषय पे जाके आप उस पर बात मत करो ना, आप इसमें बात करो। नहीं, मैंने उसमें बात करने से नहीं, मैं भ्रष्टाचार में बात को उसको अभी रोका तत्कालीन सरकार। मैंने भूल गया, मैं डीजल पेट्रोल पे उत्पाद शुल्क भी भूल गया, रसोई गैस के बढ़े हुए दाम भी भूल गया। आपने जिस पर बात करने के लिए कहा उस पर ही आ जाते, क्योंकि मूल विषय तो वही है, बाजार में कोराम को लेकर। ये कांग्रेस और खासतौर पर राहुल गांधी ये आरोप लगाते थे कि आप तो अडानी और अंबानी के लिए हैं। मेरे पास आंकड़े आए हुए हैं, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्री सबसे बड़ी गिरावट का शिकार हो गई है। पिछले 52 हफ्ते में उसका शेयर सबसे कम कीमत पर आ गया है। अडानी की भी जितनी कंपनियां हैं सब में आज गिरावट रही 1 से 8%। और चलो ये तो मुनाफाखोर कंपनियों के तौर पर चित्रित कर दी जाती है, हालांकि उनका भी अपना काम है, पर टाटा समूह को देश में एक अलग सम्मान की निगाह से देखा जाता है। टाटा ग्रुप के शेयर भी रेड जोन में। क्या कहते हो आप? हम जो आत्मनिर्भर होने जा रहे थे नरेश जी, एक अमेरिका का राष्ट्रपति फैसला लेता है और हमें अपने यहाँ की अर्थव्यवस्था हिलती हुई दिखाई देती है। गलतफहमी में हम। देखिए, आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, ये शुरुआती दौर पे मैं इसको सेंटिमेंट रिएक्शन है बता रहा हूं मार्केट का, और भारत सरकार इसको बहुत जल्दी रेक्टिफाई करेगी। आज तो इसको कोई डिक्लाइन नहीं कर सकता, देयर इज रिएक्शन, मार्केट गिरा हुआ है, इसको मैं उसको कुछ बोलने से भी कोई औचित्य नहीं है, लेकिन इट इज ए सेंटिमेंट ऑफ द ग्लोबल इम्पैक्ट ऑफ द ट्रम्प्स डिसीजन। लेकिन
देखिएगा भारत सरकार इसको बहुत जल्दी बहुत बेहतर तरीके से इसको कंट्रोल करके, ये सेंसिटिव इम्पैक्ट है ना, ये बहुत जल्दी रेक्टिफाई। धर्मराज महापात्रा जी की इस शिकायत के संदर्भ में क्या कहते हैं नरेश जी? धर्मराज जी को लगता है कि आप लोग रिएक्ट नहीं कर रहे, आप प्रतिक्रिया नहीं दे रहे। देखो चीन ने पे लगाया टैक्स, ट्रंप ने 34%, हम पर तो 26% है। खबर आई चीन ने भी अमेरिका से आने वाले सामानों पर 34% टैक्स लगा दिया है। कनाडा के संदर्भ में भी यही खबर आई हुई है। धर्मराज जी पूछ रहे हैं दुनिया के तमाम देश अपना स्टैंड रख रहे हैं, भारत क्या कर रहा है? नरेश जी मौजूद हैं, नरेश जी बताएं क्या कर रहा है भारत? देखिए भारत ने आपने अभी कहा, जैसे महापात्रा जी ने कहा था कि भारत सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया, लेकिन हमारे पीयूष गोयल जी अमेरिका गए थे। आप वेट एंड वॉच, मैंने अभी कहा सरकार इसके रेक्टिफिकेशन की ओर काम कर रही है, रिजल्ट आने के लिए थोड़ा सा समय तो दीजिए। ये तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, इमोशनल रिएक्शन है, एक दिन का रिएक्शन है। अभी आप हफ्ता 10 दिन को तो समय दीजिए, धैर्य रखिए, भारत सरकार पर भरोसा करिए। मुझे ये तो लगता है कि भारत सरकार के ऊपर भरोसा करने की बजाय वो इस संकट के घड़ी में सरकार के साथ खड़े होना चाहिए। सरकार आप इस पे अमेरिका के खिलाफ डिसीजन लीजिए या आप इकोनॉमी को रेक्टिफाई करिए, पूरा देश आपके साथ है। ये लाइन होना चाहिए। दिक्कत क्या है ना नरेश जी, आपकी पार्टी इस समय आदर्श है। पहले जब ऐसे संकट आते थे तो जो आपका तेवर रहता था, जो आपकी आक्रामकता रहती थी, इंटरनेशनल इशू पे कभी तेवर नहीं रहा। जब इकोनॉमी में रिफॉर्म्स के समय भी बहुत सारे इश्यूज थे जिसपे सरकार के साथ हमारी पार्टी खड़ी होती थी, क्योंकि इट इज बेटरमेंट ऑफ द नेशन। और अब सबसे बड़ा एग्जांपल है, देखिए बांग्लादेश के समय में भारतीय जनता पार्टी किस लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ, जब इंदिरा जी की सरकार काम कर रही थी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारतीय जनता पार्टी पूर्णतः उनके साथ थी, जनसंघ जो है। अब आप कल्पना करिए, हम यदि पाकिस्तान में अटैक करते हैं, पाकिस्तान पे हम जाकर अपना बदला बुनाते हैं तो उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। ये इसी प्रकार से सैकड़ों एग्जांपल्स हैं अपोजिशन का। आप देश को देश समझिए, देश सबसे पहले है। पॉलिटिकल पार्टी का इमेज को आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड पे रखिए भाई। आप नेक्स्ट मैन हो, नेक्स्ट फर्स्ट इज नेशन, नेक्स्ट यू आर अ पॉलिटिकल पार्टी। आप देश से बाहर जाकर देश को लेकर जो चीजें क्या सिद्धार्थ जी आप हमारे साथ में हैं, आपके लिए दल पहले रहता है, देश पीछे रहता है। ये नरेश ये देखिए सिद्धार्थ जी, तो ये दल को भी नहीं मानते आपके संदर्भ में। इनका कहना आप तो बस अपने नेता को देखते हैं, दल और देश भी पीछे रह जाता है। इसके संदर्भ में इतना गुस्सा मत करिए, इतना उतावलापन मत दिखाइए। क्या कहते हैं सिद्धार्थ जी? देखिए कांग्रेस पार्टी के लिए तो देश पहले रहता है। हमारी तो जो नीतियां हैं वो देश की जनता के लिए होती हैं, और इन लोगों के लिए, इनकी पार्टी के लिए तो इनके मित्र और इनके पूंजीपति दोनों दोस्त वो इनके लिए प्रायोरिटी रहते हैं। अभी आपने देखा होगा 4 दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, पिछले 10 साल के अंदर बीएसएनएल ने जियो का बिलिंग ही नहीं किया है। 1750 करोड़ रुपए के लगभग का घाटा बीएसएनएल को हुआ है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने बिल ही नहीं किया है जियो को। और जियो किसकी कंपनी है और किसके दोस्त की कंपनी है ये सबको पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो देश किसके लिए है प्रायोरिटी पे और मित्र किसके लिए प्रायोरिटी पे है, ये छुपी हुई बात नहीं है। नरेंद्र मोदी आज चुप क्यों है जब दुनिया के जो और देश हैं वो फैसला ले रहे हैं, वो अपनी ड्यूटियां बढ़ा रहे हैं। अमेरिका से जो अगर सामान उनके देश में इंपोर्ट होता है तो यहां पर चुप्पी क्यों है, ये चुप क्यों बैठे हैं? अगर इनके बस का कुछ नहीं है तो एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और उसमें कांग्रेस पार्टी के पास इतने धुरंधर अर्थशास्त्री नेता हमारे पास हैं और जितने भी रिफॉर्म वाले हैं, जो रिफॉर्म के ऊपर काम करते हैं, एक्टिविस्ट लोग हैं, उनको बुला करके एक मीटिंग कीजिए और एक फैसला लीजिए। एक फैसला लीजिए, सामूहिक बैठक होनी चाहिए, ये कहना है सिद्धार्थ जी का। नरेश जी उसमें कोई हस्तक्षेप करने जा रहे हैं, उनका हस्तक्षेप सुनते हैं और फिर आखिरी बातचीत धर्मराज जी से करते हैं। देखिए आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी सिर्फ बयानबाजी की ही पार्टी रह गई है। जब मीटिंग होती है, पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग होती है, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे, बाहर निकलकर रिएक्शन देंगे। ये एक नहीं कर। अब जैसी भी पार्टी है नरेश जी, ऐसा है नरेश जी, जैसी भी पार्टी है पर उसके लोकसभा में 99 सदस्य हैं और देश में 12 करोड़ मतदाताओं ने लोकसभा में उसे वोट दिया है। 99 सांसद हैं, लेकिन
जो 200 से ऊपर सांसद वाले राजनीतिक दल है, जो सत्ता में जो एनडीए ग्रुप जो है, उसको ये बताते हैं कि आपका अधिकार नहीं है इस देश में, हम 99 लोगों का है। ये इस मानसिकता के लोग हैं, तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता। आज भी ये देश पे बात करने की बजाय सिर्फ इंडिविजुअल फोकस इस करते देश हैं। में लोकतंत्र में देश को नरेश जी, सत्ता इस देश में एक सांसद वाली पार्टी की आवाज भी सुनी जाए, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था संविधान निर्माताओं ने स्थापित की थी। 240 की संख्या अन्य की आवाज को अनसुना कर देने का अधिकार संविधान के तहत किसी को नहीं देती। पर हम अपने विषय पर रहते हैं। मैं जाऊंगा नरेश जी, आवाज को दबाने का प्रयास ना करें जी। ये कौन सा प्रजातंत्र में उनको अधिकार दिया है कि वो 240 प्लस जो उनके अलायंस है उनकी आवाज को 99 तो 50 रुपए सिलेंडर बढ़ाने, 50 रुपए सिलेंडर पर बढ़ाने और 2 रुपए पेट्रोल डीजल पर उत्पादन शुल्क बढ़ाने के संदर्भ में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह फैसला 240 आपत्ति की बात नहीं सदस्यों की ना, ये नेतृत्व वाली सरकार को ले गया। बिल्कुल, मैंने उस पर आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति करने का अधिकार है। लेकिन जो दूसरी चीजें और जो बोली जा रही है आज कांग्रेस पार्टी को लेकर, उस कांग्रेस पार्टी के लोगों को, उस पर मेरी आपत्ति है। लेकिन मैं धर्मराज जी, भविष्य को लेकर समाधान के संदर्भ में कोई दृष्टि, जो आपका इतना अध्ययन, आपकी अपनी अनुभूति, क्या होना चाहिए? सिद्धार्थ जी ने तो एक बात रखी, बेहतर होगा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आर्थिक दृष्टि से संकट आया है तो सभी दलों को साथ बैठना चाहिए और देश के संदर्भ में एक नीति के संदर्भ में राय बननी चाहिए। आपका नजरिया? देखिए, पहली बात यह है, इस संकट का अगर मुकाबला करना है तो भारत को यह तय करना पड़ेगा कि अमेरिकी सरकार के साथ याराना निभाकर जो है इस परिस्थिति का मुकाबला नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है, अगर अमेरिका ने जो है हमारे देश के जो इंपोर्ट है उस पर अगर टैक्स बढ़ाया है तो हमको भी जो है अमेरिकी उत्पाद के मामले में बिल्कुल कड़ाई के साथ जो दुनिया के दूसरे देश प्रतिक्रिया दे रहे वो देनी चाहिए। हमें जो है जिस तरीके का स्टैंड हमने जो है हमारे भारतीयों को, ये हमारे सबसे दुखद बात है, हमारे साथी जो है वो देश की बात कर रहे हैं। अरे हमारे देश के बच्चे जो है 40 लाख 50 लाख रुपया जमीन जायदाद बेचकर अमेरिका गए, उन्हें 30 घंटे तक बेड़ियों में जकड़कर बाथरूम तक जाने नहीं दिया गया, वापस आए। हमारी सरकार ने क्या किया? कोलंबिया जैसा एक छोटा देश, उसने अमेरिकी जहाज को अपने देश में उतरने नहीं दिया, वापस भेजा, अपना जहाज भेजा और अपने नागरिकों को जो है वापस लाया। हमने क्या किया? हम डिफेंड कर रहे हैं। हमारे फॉरेन मिनिस्टर सार्वजनिक क्या बयान दिए कि नहीं ये तो उनकी नीति है। अरे अमेरिका का कितना जो है आप गुणगान करोगे भाई। दूसरी बात, हमें यह समझना होगा कि आज भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। भारत को बाजार मत बनाओ, भारत को बाजार, यही तो आप लोगों ने प्रॉब्लम किया। ये भारत की वजूद है इकोनॉमिक विजन एट ऑल। You have not at all any economic vision. You have not at all any economic vision, my dear. आप तो केवल हिंदू मुसलमान करो। मैं माफी चाहूंगा अपने दर्शकों से। आप तो केवल मंदिर मस्जिद में उलझा रहे हो। आप जो है आप पेट्रोल डीजल की कीमत पर बात नहीं करते। मैं धर्मेंद्र जी आग्रह करूंगा, हमारी कोशिश रहती है कि जब एक वक्ता बोले तो बाकी सब धैर्यपूर्वक उसकी बात को सुने और अपनी बारी आने पर उसे पूरा मौका रहता है अपनी बात रखने का। जहाँ तक नरेश जी की आपत्ति है कि बाजार ना कहा जाए, कुल मिलाकर ये बात तो भाजपा के भी तमाम बड़े बड़े नेता बोलते हैं कि हमारे पास में एक बड़ा बाजार है, क्योंकि हमारे पास 140-145 करोड़ की आबादी है। बहरहाल मैं नरेश जी अब कुल मिला के समय समाप्त हो रहा है, निष्कर्ष पर पहुंचता हूं। कुल मिला के ट्रंप के फैसले ने दुनिया के तमाम देशों के सम्मुख नए सिरे से विचार करने की अपनी आर्थिक नीतियों को लेकर जरूरत पैदा कर दी है। भारत के लिए भी एक अवसर है। हम बार बार दावा तो करते रहे आत्मनिर्भर भारत का, यह हमारा सपना भी रहा और संकल्प भी रहा, पर ट्रंप के द्वारा उठाए गए कदमों ने आपदा लाई है। पर जीवन का अनुभव यह कहता है कि आपदाएं ही नए अवसरों का निर्माण भी करती हैं। क्या अमेरिका के स्तर पर लिए गए फैसले भारत में नई संभावनाएं पैदा कर सकते हैं? क्या भारत को इस आपदा के दौरान नए बाजार उपलब्ध हो सकते हैं? और क्या ऐसे संकट के समय पर हम दलगत मतभेदों को भूलकर अन्य दलों को साथ में लेकर एक राष्ट्र नीति का निर्माण कर सकते हैं? ये जानना महत्वपूर्ण है। अगर हम ऐसा कर पाएंगे
तो तय है कि भारत के संदर्भ में नई संभावनाओं को शुरू कर पाएंगे। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का, इस गिरावट को लेकर निराश ना हो यह कहते हुए हमारा आज का शेर शायर के शब्दों में कुछ यूं है कि एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना है दोस्त, एक बिगड़ी हुई किस्मत पे ना हंसना है दोस्त, जाने किस वक्त ये इंसान संवर जाता है। नुसर वाहिदी ने जो ये बात कही थी, ये भविष्य को लेकर उम्मीद जगाता है। उम्मीद रखिए, आज बाजार गिरा है, आने वाले समय में उठेगा। इस विश्वास के साथ अब मुझे दीजिए, अब कल फिर मुलाकात करते हैं।